नमस्कार साथियों, कनेक्ट विद एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 65 तक अध्ययन किया, आज की इस कक्षा में अनुच्छेद 66 से आगे के संबंध में जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें। तो बिना देरी के आज हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 66 से शुरुआत करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अनुच्छेद 66 ये किसके बारे में प्रावधान करता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 66। भारत के संविधान अनुच्छेद 66 का जो मूल पाठ है वो इस प्रकार है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन की भांति ही संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उस समय राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित होना चाहिए और वह किसी संघ या राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप एक थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, लोकसभा की जगह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। टाइपिंग एरर है ये। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर निर्वाचन यथाशीघ्र कराया जाएगा और खाली होने के 6 महीने के भीतर वह पूरा कर लिया जाएगा। यह अनुच्छेद 66 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। तो इसमें महत्वपूर्ण जो बात निकल कर सामने आती है वो इस प्रकार है कि जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा राष्ट्रपति की भांति ही होगा। दूसरा, कोई अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु अपना नामांकन दाखिल करता है तो उसमें एक प्रकार की योग्यता भी होनी चाहिए कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी संघ या राज्य की विधायिका में सदस्य न हो। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि अगर उपराष्ट्रपति पद खाली है तो उसका निर्वाचन यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए और खाली होने से कि 6 महीने के भीतर उसको पूरा किया जाना चाहिए। और जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते। तो अनुच्छेद 66 से मूल पाठ की जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई। आगे हम देखें, अनुच्छेद 66 की जो विस्तृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। सबसे पहला, चुनाव की प्रक्रिया। इसका चुनाव करता कौन है आखिर? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामांकित सदस्य करते हैं। याद रखिएगा, निर्वाचित और नामांकित सदस्य करते हैं, जिसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। विधानसभा सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लेते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मतदान की प्रणाली के बारे में अगर देखा जाए तो मैंने आपको अनुच्छेद 66 के जो मूल प्रावधान है उसमें जो संविधान में लिखा गया है, सबसे पहला आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान। तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक सांसद प्राथमिकता क्रम 1, 2, 3 जितने भी उम्मीदवारों को वोट देता है। अगर कोई पहले चरण में आवश्यक कोटा नहीं पाता तो सबसे कम मत वाले को बाहर कर दिया जाता है और उसका वोट अगली वरीयता को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो जो ऊपर मतदान की प्रणाली है वो इस
कथन से स्पष्ट होती है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो वो इस प्रकार है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है वो व्यक्ति में इस प्रकार होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 35 वर्ष की आयु उसमें होनी चाहिए। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा, वह किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि वह पूरी तरह से संसद से जुड़ा हो, न कि किसी राज्य विधायिका से। तो मैंने आपको योग्यता उपराष्ट्रपति पद के लिए बताई। आगे हम देखें कि पद रिक्त होने पर निर्वाचन की समय सीमा क्या है। तो आपको पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति पद का पद रिक्त है तो उसको कितने माह के भीतर भरा जाना चाहिए, तो आंसर आएगा 6 माह के भीतर। तो पद रिक्त होने पर निर्वाचन की जो समय सीमा है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, जैसे निधन हुआ, त्याग पत्र हुआ या उपराष्ट्रपति किसी अयोग्यता से संबंधित कोई वाद है, तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराना अनिवार्य है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु जो है पद पर रहने की स्थिति। जब तक नया राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता, तब तक वर्तमान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, भले ही उनका कार्यकाल पूरा हो गया। ये व्यवस्था सत्ता के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारे जो वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उनसे पूर्व वेंकैया नायडू साहब थे। तो जब तक अपना कार्यभार जगदीप धनखड़ साहब ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक एम वेंकैया नायडू पद पर बने रहेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। इसको की घोषणा करेगा कौन? तो भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति चुनाव की तिथि और समय सारणी जारी करता है। इसमें होते हैं क्या? नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि, नामांकन की जांच तिथि, नाम वापस लेने की तिथि, मतदान और मतगणना की तिथि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा में, नोटिफिकेशन में शामिल होती है। नामांकन की प्रक्रिया देखें तो जो इच्छुक उम्मीदवार को जो उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहा है, उसको 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। और जो 20 प्रस्तावक और अनुमोदक है वो सभी सदस्य संसद सदस्य होने चाहिए। ये भी एक शर्त है। 15,000 रुपए की सुरक्षा जमा राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है। फिर नामांकन पत्रों की जांच होती है, स्क्रूनिटी ऑफ नॉमिनेशंस। चुनाव आयोग नामांकन पत्रों की वैधता की जांच करता है। यदि कोई तकनीकी या वैधानिक त्रुटि पाई जाती है तो नामांकन को चुनाव आयोग रद्द कर देता है। उसके बाद नाम वापसी। यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह निर्दिष्ट तिथि, जब चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करते उस तिथि तक लिखित में सूचना देकर ऐसा कर सकता है। निर्विरोध निर्वाचन यदि हो, यदि नामांकन के बाद केवल एक उम्मीदवार वैध रूप से बचता है तो वह निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो इसका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति साहब थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, मतदान। संसद के दोनों सदनों के सदस्य एमपी जो होते हैं मतदान करते हैं। इसमें मतदान होता है कैसे? गुप्त रूप से, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इनका प्राथमिकता क्रम में वोट दिए जाते हैं, जैसे उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी, जितने भी उम्मीदवार हो वो प्राथमिकता क्रम में वोट दिए जाते हैं। उसके बाद होती है मतगणना। यदि कोई उम्मीदवार
पहले दौर में कोटा से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो वही विजयी घोषित होता है। अन्यथा सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट दूसरे पसंदीदा उम्मीदवार को ट्रांसफर किए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार कोटा प्राप्त न कर ले। तो सीधी सी बात है मतगणना की, जो मैंने आपको बताई। फिर अंत में परिणाम की घोषणा होती है। चुनाव आयोग जो होता है विजयी उम्मीदवार को आधिकारिक घोषणा करता है। यह व्यक्ति भारत का नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति बनता है। इसके बाद जो होती है शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, तो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। इसके बाद वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं। इसमें विशेष ध्यान योग्य देने बिंदु है, उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसदों द्वारा किया जाता है, न कि विधायकों द्वारा, जो मैंने आपको आगे बताया। मतदान में दल व्हिप मान्य नहीं होता, सदस्य अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया का इसमें संचालन करता है। तो ये ध्यान देने योग्य बिंदु है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसके बारे में हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 71 में उसके लिए प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों को नियंत्रित करता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कोई विवाद या संदेह जो ये निर्धारित करता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वैध है या नहीं, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये सुन सकता है और निर्णय कर सकता है। और ये ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो अंतिम और बाध्यकारी होता है। अगर चुनाव अमान्य घोषित होता है तो निर्वाचन शून्य माना जाएगा और नया चुनाव कराया जाता है। तो यह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद के बारे में उपबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 71 में किया गया है। विवाद लाने का तरीका क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचन को चुनौती देने के लिए याचिका, इलेक्शन जो पिटिशन है, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल की जा सकती है। याचिका जो है चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर दाखिल करनी होती है। अगर चुनाव समाप्त होने के 30 दिन के बाद अगर आप दाखिल करते हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता। विवाद आमतौर पर निम्नलिखित आधारों पर उठते हैं, ये भी हमें जानते हैं कौन से हैं जिसके संभावित आधार हैं। नामांकन पत्र की गलत स्वीकृति या अस्वीकृति, मतगणना में अगर गलतियां या धोखाधड़ी हुई हो, मतदाताओं की अगर अयोग्यता सामने आती है, चुनाव प्रक्रिया में कानूनी या उनसे संबंधित नियमों का उल्लंघन हुआ हो। तो इस आधार पर विवाद लाने का तरीका जो है अनुच्छेद से संबंधित है उपराष्ट्रपति के लिए। तीसरा, संबंधित कानून और नियम क्या है। प्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसमें निर्वाचन संबंधित अयोग्यता और विवाद प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। इसके बाद दूसरा कानून है प्रेसिडेंटल एंड वाइस प्रेसिडेंटल इलेक्शंस एक्ट 1952। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और विवाद निवारण से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, जिसमें चुनाव संचालन की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। यदि इसका उल्लंघन होता है तो उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आप दाखिल कर सकते हैं। इसमें हमें ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि अभी तक कोई उपराष्ट्रपति चुनाव अमान्य घोषित नहीं किया गया है, तो इसको हमें ध्यान में रखें। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों के निवारण के लिए सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार दिया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और वैधता सुनिश्चित होती है। यह प्रावधान भारत की संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती
और लोकतंत्र की पारदर्शिता को दर्शाता है। तो हमने उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया को इस भाग में समझा। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 67, जिसमें उपराष्ट्रपति की पदावधि और उसको हटाया जाना संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 67 का जो मूल पाठ है संविधान में वो इस प्रकार है कि उपराष्ट्रपति तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह राष्ट्रपति को लिखित रूप से अपना त्याग पत्र न दे दे। दूसरा, वह राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया न जाए। तीसरा, उसका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि तक पूरा न हुआ हो। तो ये मुख्य बिंदु है इससे संबंधित। परंतु उपराष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पर बना रह सकता है, भले ही उसका कार्यकाल समाप्त हो गया हो। जो मैंने आपको पीछे के अनुच्छेदों में उसके संबंध में विस्तृत व्याख्या को समझाया। आगे अनुच्छेद 67 की प्रमुख बातों को अगर देखें तो कार्यकाल उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। त्याग पत्र किसको? राष्ट्रपति को देगा। हटाना उपराष्ट्रपति को जो है संसद द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति अगर देखें, उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, जैसा कि अमेरिका के संविधान में देखने को मिलती है। कार्यकाल के बाद स्थिति, यदि कार्यकाल समाप्त हो गया है फिर भी वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पर बना रह सकता है। जो अनुच्छेद 67 की जो मुख्य बात है उसको मैंने आपको एक सारणी के माध्यम से प्रस्तुत की। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है इसको देख लेते हैं। यह जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से थोड़ी भिन्न है। प्रक्रिया क्या है देखते हैं। राज्यसभा में सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा के सभापति को हटाने अर्थात उपराष्ट्रपति को, जिसमें कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति पद पर बने रहने की योग्य नहीं है। प्रस्ताव पास होने के लिए क्या चाहिए? कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन होना चाहिए। दूसरा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत होने चाहिए। प्रस्ताव अगर पास हो जाता है राज्यसभा से तो उसको लोकसभा में सहमति हेतु भेजा जाता है, जिसे साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। चौथा महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में हटाने के किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया। किसको? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति पद से हटाने का संकल्प जो है केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन के पूर्व नोटिस की आवश्यकता होती है। नोट करने वाली बात यह है, यह कोई महाभियोग नहीं है जैसा कि राष्ट्रपति मामले में होता है, बल्कि एक साधारण हटाने की प्रक्रिया है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। नोट दूसरा, जब उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। तो इसको आप नोट कर लें। उदाहरण के स्वरूप समझे इसको, यदि उपराष्ट्रपति को अनुचित आचरण, मानसिक या शारीरिक अक्षमता या संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते पाया जाता है तो राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये जो मुख्य मापदंड है इसके आधार पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। संक्षेप में अनुच्छेद 67 को देखें तो कार्यकाल 5 वर्ष, त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप में, हटाना राज्यसभा के विशेष प्रस्ताव द्वारा, बहुमत कुल बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और कार्य समाप्ति के बाद उत्तराधिकारी के शपथ लेने तक पद पर बना रहता है। तो मैंने आपको उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधानों के बारे में इस कक्षा में समझाया। आगे अनुच्छेद जो 68 है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की इस कक्षा में अनुच्छेद 67 तक पढ़ा हमने। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो और चैनल को शेयर करें। इसी के साथ आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।